हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस एथलीट के बारे में आई थिंक आप लोगों में से बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते होंगे बिकॉज इन्होंने अभी रिसेंटली compete करा है कैलिफोर्निया में एक शो में। इनका नाम है हॉजे मैनुअल एंड साथ में गाइस ही इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। इनकी फिजिक आप देख सकते हो मैन यहाँ पे, हाउ मच इम्प्रेसिव, हाउ इनक्रेडिबली इम्प्रेसिव ही इज़ लुकिंग ओवर हियर। अब इनके बारे में अगर थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताऊँ इनके बारे में और बात करने से पहले गाइस, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले इन्होंने ओपन डिवीजन में भी compete कर रखा है। आई थिंक लास्ट ईयर ही इन्होंने compete किया था ओपन डिवीजन में। आप यहाँ देख सकते हो इनको क्रिजो के नेक्स्ट खड़े हुए और यहाँ पर इनकी बैक बहुत ही इनक्रेडिबल लग रही थी। उसके बाद इस साल इन्होंने डिसाइड करा कि क्लासिक फिजिक डिवीजन में ही इज़ गोइंग टू compete और यहाँ पर आप इनको देख सकते हो मैन, हाउ इनक्रेडिबल ही इज़ लुकिंग। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव क्लासिक फिजिक हमने देखी, ग्रेट लेवल ऑफ प्रपोर्शंस, ग्रेट मसल मैच्योरिटी ही हैज़ गेन्ड ओवर टाइम। मतलब मसल मैच्योरिटी इनकी ओवर टाइम गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो आप देख सकते हो कैसे मसल हार्डनेस, कैसे वो ड्रायर फिजिक इनकी विजिबल हो रही है। एंड हिज बैक पोजेज गाइस चेरी ऑन द टॉप। सबसे इंक्रेडिबल जो थे गाइस इनकी पूरी पोजिंग में, मतलब इन्होंने ये शो जीत लिया और क्वालिफाई कर लिया मिस्टर ओलंपिया के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रेडिबल चीज़ जो थी गाइस वो थी इनके बैक पोजेज। इतनी ज़्यादा डेंस, इतनी ज़्यादा थिक बैक ये प्रेजेंट कर रहे थे, लोअर लैट्स तक इंक्रेडिबली डेवलप थे। और इसके साथ में गाइस सिर्फ यही नहीं है कि बैक की बात हो रही है, इनके हैमस्ट्रिंग्स, इनके ग्लूट्स, एवरीथिंग वाज स्ट्राइटेड। इतनी इनसेन बैक इन्होंने प्रेजेंट करी है, मतलब देयर वर नो कंपैरिजन मैन, देयर वर नो कंपैरिजन। आई थिंक ब्रियन एंसली का कंपैरिजन हमको इन टर्म्स ऑफ बैक पोजेस गाइस अब मिल गया है बिकॉज डेफिनेटली ही इज ओवर दियर और उनसे एक वाइडर बैक की कैरी कर रहे हैं। मतलब आप डिटेल देखोगे, डेंसिटी देखोगे, थिकनेस देखोगे, ठीक है आप बोल सकते हो ब्रियन एंसली को मैच कर सकते हैं, बट विथ में नो मैन, देयर इज नो चांस। ओ इवन लोअर बॉडी मैन, देयर आर सम क्रेजी प्रपोर्शंस एंड ही इज गोइंग टू बी रियली टफ टू बीट। अब इनके बारे में गाइस एक चीज़ और निकल के आ रही है कि बहुत टाइम से क्योंकि ये compete कर रहे हैं इसलिए इनकी मसल मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है और इनके प्रपोर्शंस आप देख सकते हो कितने ज़्यादा क्लासिक ये लग रहे हैं, कितनी ज़्यादा क्लासिक एस्थेटिक लाइंस ये कैरी कर रहे हैं। उसके साथ में देखो इनका मिड सेक्शन इज़ वेरी स्मॉल। तो फ्रंट से चलो ठीक है, ही कैन इम्प्रूव, फ्रंट से इनके इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस हैं, लेकिन बैक से ही इज़ लुकिंग अनटचेबल। अब इनका कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा गाइस, काफ़ी ज़्यादा चैनल कर रहे हैं क्रिस बम्पस्टेड से भी, और समझ में आता है ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज ही डेफिनेटली इज़ लुकिंग ओवर दिया। एक टॉप लेवल एलीट लेवल फिजिक ही कैरी कर रहे हैं और कंपैरिजन का रीज़न बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। मतलब आप यहाँ पर देखोगे, आई थिंक मुझे एक क्लिप मिल गई है, तो इनकी बैक का कंपैरिजन आप देखो, प्लस इनके आर्म्स गाइस डेफिनेटली क्रिस बम्पस्टेड से बेटर हैं। मसल हार्डनेस, मसल मैच्योरिटी, दोनों चीज़ों में क्रिस को मैच कर सकते हैं ये। लोअर बॉडी में यस गाइस, फ्रंट पोजीशन में इनको एक फीडबैक मिला है जीतने के बाद भी कि थोड़ी सी विथ इनको इंक्रीज करनी पड़ेगी, बट उसके बाद गाइस एनीवेज उसके बाद ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में, हर एक प्रपोर्शन में, हर एक मसल के हिसाब से ही इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल गाइस। आप देखो यहाँ पर हाउ लीन ही इज़ लुकिंग एंड ही हैज़ गॉट द लुक मैन। मतलब जो एक लुक चाहिए ना, क्लासिक वाला लुक चाहिए। हम मतलब अभी तक समझ रहे थे माइकल डबूल को, उर्स कैल्सिंसी को, वेस्ली विजर्स को कि ये लोग पील लाते हैं, ये लोग क्रेडिट आते हैं। दिस गाय हैज़ चेंज द डेफिनेशन क्योंकि जेनेटिकली एब्सोल्युटली गाइस इनकी स्किन पेपर थिन होगी बिकॉज जिस तरह की स्किन क्वालिटी इनकी लग रही है दैट इज़ जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड ही इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फॉर एवरीवन। मतलब अब तक देखो, आप देख रहे हो क्लासिक फिजिक डिवीजन के एक एक एथलीट कैसे अमेजिंग निकल के आ रहे हो, कोई भी कभी भी आगे निकल जाता है। और अब देखो एक और बहुत ही इंसीन एथलीट हमारे सामने है और सच में गाइस इस वक्त हर एक चैनल इनके बारे में जो भी बात कर रहा है ना, वो यही कह रहा है टॉप 6 के, टॉप 5 के बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं इसी साल ये। तो देखो इतनी बड़ी बात गाइस, इन ऑलमोस्ट हर एक चैनल बात कर रहा है। आप देख रहे हो ऐसी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, मतलब इनके आप पोजिंग देख रहे हो किस कदर क्लासिक वे में ही कर रहे हैं, किस कदर ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल ही इज एक्टिंग, ही इज लुकिंग लाइक क्रेजी। मतलब इतना स्लोली ऐसा लग रहा है स्लो मोशन में ये पोजिंग कर रहे हैं, ही इज टेकिंग हिज टाइम। अब देखो रमोंडिनो वगैरह को आप देखते हो, वो पोज करते हैं गाइस, नो डाउट इन दैट उनकी फिजिक बहुत ही इंक्रेडिबल है, लेकिन उसके बाद भी देयर आर फ्लॉज। और पोजिंग में कभी भी वो लोग टाइम नहीं लेते, दे कीप मूविंग, एक पोज भी होल्ड नहीं करते। तो ये तो इनसे जब भी कोई पोज हिट करने बोला जा रहा था ना, उसके बाद ही वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, पूरी तरह से सेटल इन होने के बाद ही उस पोज को हिट कर रहे थे। ऐसा लगता हम स्लो मोशन में देख रहे हैं इनकी पोजिंग। ही वॉज लुकिंग सो गुड, मतलब पूरे अपने जोन में थे और ये पूरी तरह से जानते थे कि हाउ गुड आई एम लुकिंग राइट नाउ, और उस चीज़ को एक पूरा टाइम दे रहे थे लोगों को देखने के लिए। बेटर बाइसेप्स, बेटर बैक, हार्डर फिजिक जैसे कि क्रिस की है जो मैंने अभी आपको बताया, टेकिंग टाइम टू पोज। कुछ क्वालिटीज़ गाइज ऐसी हैं जो अनमैचेबल हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं आजकल क्लासिक फिजिक डिवीजन में जिस तरह कंपटीशन होता जा रहा है, और वो चीज़ ये प्रेजेंट कर रहे थे, वेरी कंप्लीट फिजिक। साथ में गाइज वेस्ली और डीनो, अब दोनों को हरी अप कर जाना चाहिए मैन, बिकॉज देखो डीनो को बीट करके वेस्ली आगे निकल गए, टेरेंस को बीट करके डीनो आगे निकल गए थे। अब देखो इनको बीट करके, वेस्ली को बीट करके ये आगे ना निकल जाए। अब देखो आप
अब शायद आप में से कोई बंदा बोल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो खुद मेरे साथ इनकी क्लिप्स शेयर कर रहे हैं कि इनके बारे में बात करूं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन हो जाए, तो वो लोग तो जानते हैं। बट उसके बाद भी गाइस कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो वो लोग तो बोलेंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उनके बारे में कुछ ज़्यादा हाइप अप नहीं कर रहा। बट नहीं मैन, एब्सोल्युटली इन्होंने अपने आप को डिफाइन करा है, जस्टिफाई करा है, प्रूव करा है, और कहीं और नहीं, स्टेज पर इन अ कॉम्पिटिशन गाइस। मतलब अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा ना, यहाँ पर ये देखो बैक इनकी, ये रॉनी कॉलमैन की लेवल से कंपेयर करी जा रही है, क्योंकि उस एरा के बाद, उस एक टाइम पीरियड के बाद ऐसे डिटेल, ऐसी कंडीशन, ऐसे श्रेड्स हमने नहीं देखे। और डेफिनेटली गाइस मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल रॉनी जैसी बैक है, लेकिन मैं उस टाइम पीरियड की बैक वाली बात करूँगा कि ऐसी बैक, ऐसी डिटेल, ऐसी कंडीशन उस टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिलती थी। किस तरह से पील्ड, किस तरह से प्लास्टिक स्किन ये लग रही है। तो वही है गाइस, वेस्ली और डीनो दोनों हरी अप कर जाना चाहिए। अब दोनों को बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज एक और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन आ गया है जो उनकी स्पेस ले सकता है, जो उनकी जगह ले सकता है। मैन, हम पता नहीं कहाँ कहाँ से हर एक वीकेंड को एक एब्सोल्युटली अमेजिंग क्लासिक फिजिक एथलीट कहीं ना कहीं से निकलता हुआ देख रहे हैं। तो ये तो मैन एक बिल्कुल ही पीक और प्राइम टाइम चल रहा है बॉडी बिल्डिंग का, कि हमें एक से एक फिजिक, एक से एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हर वीक, हर टाइम पीरियड में देखने को मिल रहा है। कंडीशनिंग क्रेजी लेवल, क्रिसमस ट्री बैक पे अमेजिंग। दिस कंडीशनिंग हैज़ बीन वेरी रेयर दिस डेज। मतलब बहुत अच्छी कंडीशन लेके आने के बाद भी गाइस कुछ ना कमी रह जाती है। इस तरह की बैक हमने नहीं देखी, और वो चीज़ अब हमें दिख रही है। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में इनकी फिजिक को देख के आपको कैसा लगा। और थैंक्स टू माई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मेरे साथ इनकी क्लिप्स शेयर करी। ऐसे ही जब भी गाइस कोई भी अमेजिंग अपडेट हो और मुझसे मिस हो जाए, मैं कवर ना कर पाऊँ, तो आप मुझे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं उसे कवर कर पाऊँ। बट एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो वो है गाइस हार्डी चुपन की। और हार्डी चुपन मैन, आई डोंट नो क्यों ये इतने खुश हैं। यहाँ पर देखो डांस करती हुई क्लिप आ रही है, लोग इनको ट्रोल भी कर रहे हैं कि मैन एक चैंपियन इस तरह क्लाउन की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो कर रहे हैं इस तरीके से, लेकिन मैन ही वॉज लुकिंग रियली हैप्पी। अब क्या इसका रीज़न ये है कि इन्होंने गेस्ट पोजिंग देख ली है, क्या इन्होंने पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग देख ली है, और वहाँ पर इन्होंने देख लिया है कि किस तरह की कंडीशन सब लेके आए थे। देखो निक की बात हो चुकी है, डायरेक्ट भी सॉफ्ट थे, मतलब कंडीशन आए थे, पीक वीक उन्होंने भी हिट करा था। उसके बाद भी गाइस उनकी कंडीशन आप देख सकते हो, चेस्ट तो उनका बिल्कुल और भी पहले से ज़्यादा ख़राब लग रहा था, बिकॉज उनके शोल्डर्स और ज़्यादा ओवर पावरिंग हो गए थे, आर्म्स भी ओवर पावरिंग हो गए थे, और चेस्ट उनका वैसा ही था, तो वो मेल्टेड जेली जैसा लग ही रहा था। उसके बाद उनके आर्म्स की कंडीशनिंग वो आप जानते हो अभी भी नहीं आई थी, उसी तरह से वो सॉफ्ट बलून टाइप लग रहे थे। उसके बाद हंटर ब्राडर, सैमसन डॉलर, एंड्रू जैक सब मतलब ऑफ सीजन शेप में थे गाइस। तो आई थिंक एक तरह से हार्डी इन सबको तो वैसे कॉम्पिटिशन मानते भी नहीं है, वो निक और डायरेक्ट को देख रहे होंगे, और दोनों की कंडीशन देख के, दोनों की इंप्रूवमेंट्स को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हों, इस तरह से डांस कर रहे हैं। बट बाकी गाइस जोक्स अपार्ट, यहाँ पर अब हार्डी ने ये क्लिप डाली है, अपना ये वीडियो डाला है छोटा सा, जिसके अंदर ये इन्होंने कैप्शन दिया है 5% रेडी 95% ऑफ। मतलब अभी ये सिर्फ अपने आप को इस वक्त 5% रेडी कंसीडर कर रहे हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है गाइस कि अभी इन्होंने रिसेंटली, मैंने बताया था आई थिंक कुछ वीक्स के लिए, 6 से 8 वीक्स के लिए ये ऑफ गए थे अपने गियर से। उसके बाद अब ये दोबारा गियर पर आ गए हैं, थोड़े से स्मॉल साइज लग रहे हैं, डाउन साइज लग रहे हैं यहाँ पर डेफिनेटली, और वो बनता भी है गाइस। आप ऑफ गियर जाओगे तो आपकी फिजिक में चेंजेस तो आएंगे जब आप नेचुरल टेस्टोस्टेरोन पे वर्क करने लग जाओगे। बट एनीवेज गाइस इन सब चीज़ों के बाद भी अगर देखा जाए तो हार्डी बहुत ज़्यादा हार्ड और कंडीशन फिजिक अभी भी कैरी कर रहे हैं, तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है। बट उसके बाद भी अपने आप को सिर्फ 5% कंसीडर कर रहे हैं गाइस, 95% इनको अभी वर्क पुट इन करना है। और मैं समझ सकता हूँ हार्डी किस लेवल पर मोटिवेटेड हैं, प्लस बहुत सारी चीज़ें जो इनके अगेंस्ट जा सकती हैं इस साल। सबसे बड़ी चीज़ तो वही है कि इनका वीज़ा ना मिल पाना, यहाँ पर ना आ पाना, लेकिन उसके बाद भी अभी हार्डी पूरी तरह से तैयारी करेंगे। और इस गेस्ट पोजिंग को देखने के बाद तो ये फील कर रहे होंगे कि मैन चांसेस आर रियली हाई, अगर मैं अपनी पीक हिट करके आया हूँ, ओहायो जैसा पैकेज लेकर आ जाता हूँ थोड़ी इंप्रूवमेंट्स के साथ, तो मैन देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। लोग तो वैसे सपोर्ट कर रहे हैं हार्डी को पूरी तरीके से। लास्ट ईयर का याद है ना, डायरेक्ट का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया था लोगों ने, कमेंट कर करके और उनको रिपोर्ट कर करके, तो वही है। बाकी आप बताओ क्या आपको लगता है कि हार्डी अगर 100% आ भी गए, ओहायो जैसा पैकेज लेकर आ भी गए, इंप्रूवमेंट्स करके आ भी गए, उनको वीज़ा मिल भी गया, उसके बाद भी क्या वो बीट कर सकते हैं डायरेक्ट को, या फिर डायरेक्ट की इंप्रूवमेंट्स काफ़ी अच्छी थी, और जो सॉफ्टनेस वाला इशू है उनके आर्म्स का और उनके चेस्ट वगैरह का, वो मिस्टर ओलंपिया तक व्हेन ही इज़ गोइंग टू गेट पील्ड, व्हेन ही इज़ गोइंग टू गेट श्रेडिड, उस टाइम तक फिक्स कर लेंगे। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि सुनने में ना आपको बहुत ही अटपटी सी लगेगी, और लेकिन मज़ा तो बहुत आएगा, बिकॉज है ही कुछ ऐसी, और हम सब के लिए भी आंखें खोल देने वाली एक अपडेट है। तो वो है गाइस नेक्स्ट लगी, यानी कि रूबियल मॉस्केरा की। अब देखो रूबियल मॉस्केरा ने ऑफिशियली
अभी एक इंटरव्यू दिया है, एक पॉडकास्ट अटेंड करा है और वहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि वो ऑक्सीजन जिम जा रहे हैं और वहीं पर ट्रेन करेंगे और अब दुबई प्रो में भी कम्पीट करेंगे पक्का। इस बार वो बैकआउट नहीं करने वाले। और देखो इसका रीज़न उन्होंने क्या बताया, बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई है मैंने इनके साथ। इन्होंने एक सप्लीमेंट कंपनी के साथ डील साइन करी थी अपने स्पॉन्सर्स के साथ और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से रीड नहीं करा। यस, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीड नहीं करा, उसमें कई सारी ऑब्लिगेशंस थी और उन्हीं ऑब्लिगेशंस का पार्ट एक ये था कि आपको भाई दुबई प्रो के लिए कम्पीट करना पड़ेगा और साथ में इन सब चीज़ों के साथ में गाइस आपको ऑक्सीजन जिम जाकर ट्रेन करना पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पे पॉडकास्ट में ये भी बात करी कि भाई देखो आप मैरिड नहीं हो तब तो चीज़ें सही है, लेकिन आप मैरिड हो तो सिचुएशन अलग होती है और मैंने इस तरीके से कर दिया और मुझे अब वहाँ पे जाना पड़ेगा और ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुझे अब देखो ये नहीं पता ये मैरिड है या क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने इस बारे में बात ज़रूर करी। तो वही है गाइस, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीड नहीं करा, अब ये ऑब्लिगेटेड है इन चीज़ों को करने के लिए। साथ में गाइस आपको ये भी बता दूँ कि इनका न्यूयॉर्क प्रो में भी कम्पीट करना था, साथ में इन्होंने प्लान करा था आनो क्लासिक ओहायो में कम्पीट करने का भी। आपको याद होगा लिस्ट में इनका नाम था जो पहले पोस्टर्स आए थे शो के अनाउंसमेंट के, तो उस टाइम पर ये कम्पीट करने वाले थे, लेकिन उसके बाद इनको दोनों शोज से बैकआउट करना पड़ा। अब लोग समझ रहे हैं इन्होंने खुद से बैकआउट करा, बट यहाँ पर इन्होंने ये भी रिवील करा कि इनको बैकआउट करना पड़ा था बिकॉज स्पॉन्सर्स ने इनसे बोला कि भाई आप यहाँ दोनों शोज में कम्पीट नहीं करोगे, बल्कि आप जाओगे एक इवेंट अटेंड करने। उसके लिए चलेगा फीबो का इवेंट अटेंड करने, जो आपको याद होगा गाइस हो रहा था और यहाँ पे ये चले भी गए थे। हमने काफ़ी सारी क्लिप्स इसी चैनल पर कवर भी करी थी। तो वही है गाइस, मतलब किसी भी एथलीट के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कितनी भी अच्छी डील मिल रही हो, कितना भी अच्छा अमाउंट मिल रहा हो, आप उसको अच्छे से पढ़ने के बाद साइन करो। बल्कि एथलीट्स की नहीं मैन, किसी के लिए भी आप कहीं पर भी कोई रेंट एग्रीमेंट हो, कुछ भी आप साइन कर रहे हो, अपने साइन आप किसी भी पेपर पर पुट ऑन कर रहे हो, तो उस वक्त उस पेपर को ज़रूर एक बार रीड कर लो गाइस, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं। हर कोई आप जैसा अच्छा नहीं होता, हर कोई आप जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता और हर कोई बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं कर सकता। तो वही है गाइस, रूबियल के साथ ये हो गया। और साथ में आपको ये भी याद होगा कि क्रिस कॉर्मियर के साथ काफ़ी इनके ट्रेनिंग क्लिप्स वगैरह आ रहे थे और बोला जा रहा था कि ये इनके कोच हैं। तो मैन ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बारे में भी यही रिवील हुआ है कि ये भी सेम कंपनी के साथ, यानी क्रिस कॉर्मियर भी सेम ही कंपनी के साथ डील में है और उनके कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन एक ये है कि उनको नेक्स्टजिला के साथ काफ़ी ट्रेन करना पड़ेगा और उन पर ध्यान देना पड़ेगा एज अ कोच। मतलब कोच वो नहीं होंगे, लेकिन हाँ ऐसा कोच की रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसी होती है उसी तरीके से नेक्स्टजिला पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है गाइस, देख लो आप कितने बड़े बड़े लोग अब कॉन्ट्रैक्ट देख के साइन नहीं कर रहे हैं, या फिर डील इतनी अच्छी मिल जाती होगी, इतनी ल्यूरिंग मिल जाती होगी कि इन लोगों को लगता होगा मैन साइन कर दो, ऐसा क्या होगा। अब देखो सामने चीज़ें निकल के आ रही हैं। आपको 2 शो में कम्पीट करने नहीं मिला क्योंकि यू आर ऑब्लिगेटेड कि आपको कहीं और जाना है। उसके बाद में आपको दुबई प्रो में आप चाहो या ना चाहो मैन आपको कम्पीट करना पड़ेगा और इस शो की तैयारी आपको ऑक्सीजन जिम में करनी पड़ेगी जाकर। तो वही है, अब नेक्स्टजिला वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच ही चुके हैं, जो उनकी क्लिप्स वगैरह आ रही थी, बट रीज़न देखो हमें अब पता लगा है कि क्यों गए हैं वहाँ पर। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो वो है गाइस हंटर लब्राडोर की। और हंटर मैन, क्या आपको लगता है कि हंटर काफ़ी ज़्यादा इग्नोर हुए हैं इस गेस्ट पोजिंग में? मैन काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। देखो हंटर ही नहीं, सैमसन डॉडा भी इग्नोर हुए हैं। मतलब उनके बारे में किसी ने बात करी, थोड़ी बहुत बात हुई होगी, उसके बाद में नोबडी टॉक्ड अबाउट हिम। तो वही है गाइस, मतलब यहाँ पर चीज़ ही कुछ ऐसी हुई ना कि देखो एक तो सब वेट कर रहे थे डेरेक को देखने का, दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा वेट जो हो रहा था एंड्रू जैट को देखने का, और तीसरा उससे भी बड़ा वेट जो हो रहा था वो था निक के कमबैक का। मतलब निक किस तरह से स्टेज पर लगने वाले हैं, किस तरह से गेस्ट पोजिंग में आने वाले हैं, किस तरह से स्टेटमेंट पास करने वाले हैं। तो यहाँ पर हंटर हो गए, आपके रमॉन डीन हो गए, उसके बारे में थोड़ी बात हुई बिकॉज सरप्राइजिंगली ही वॉज रियली गुड, रियली कंडीशन। लेकिन उसके बाद भी सैमसन डॉडा हो गए, ये सब इग्नोर हुए पूरी तरीके से। तो एनीवेज अगर हंटर की बात करें मैन, तो ही गॉट रियली बिगर। यस गाइस, एब्सोल्युटली बिगर वो लग रहे थे। यहाँ देखो आप इनकी पोजिंग करते हुए इनके आर्म्स कितने ह्यूज लग रहे हैं, और इवन बैक पोजेस में मैंने कई कमेंट्स पढ़े कई जगह पर कि इनके बैक पोजेस वर रियली फायर। मतलब इन टर्म्स ऑफ विथ ही वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। शायद डेरेक के बाद में सेकंड नंबर पर इन टर्म्स ऑफ विथ गाइस। चौड़ाई के मामले में इनको बोला जा रहा था कि इतने ज़्यादा बड़े, इतने ज़्यादा बिगर, इतने ज़्यादा मैसिव ही वाज लुकिंग एंड इन अ बैलेंस वे गाइस। मतलब इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रही थी, कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा था कोई भी मसल एक दूसरे मसल को डोमिनेट कर रहा है। हिज आर्म्स, हिज लैट्स, हिज लेग्स, साथ में गाइस काव्स भी, इनकी काव्स वर आल्सो रियली मैसिव। तो ये सब चीज़ें मिलकर ही इनको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एथलीट बना रही थी। बट साथ में गाइस इट जस्ट ही लैक्स नथिंग। मतलब ऐसा नहीं है इनकी फिजिक में कोई कमी है या फिर कहीं पे कुछ चीज़ मिस करते हो। हाँ, मिड सेक्शन एब्डोमिनल का एक थोड़ा सा इशू है जो ये स्टेज पर कभी भी नहीं लेके आ पाते। यहाँ पर भी देखो वो चीज़ पता लग रही है। बट उसके अलावा गाइस मसल क्वालिटी में, मसल डेंसिटी में, थिकनेस में, इवन अब तो साइज में भी कोई कमी नहीं लग रही। प्रपोर्शन भी बहुत अच्छे हैं इनके। लेकिन वही है गाइस, कोई भी एक एक्स फैक्टर वाली चीज़ नहीं है। जो एक्स फैक्टर आज के टाइम पे चाहिए ना आपकी फिजिक को बहुत ज़्यादा दिखने के लिए, आप बहुत ज़्यादा नज़र में आने के लिए, वो चीज़ नहीं है। हार्डी की देखो कंडीशनिंग, मसल मैच्योरिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होती है। डेरेक के पास नेक्स्ट लेवल शेप है, सैमसन के पास भी नेक्स्ट लेवल शेप है, एंड्रू के पास
अलग ही लेवल के एस्थेटिक है इन सबसे ऊपर। निक के पास वो फ्रीकीनेस है जो आई थिंक कोई कैरी नहीं कर रहा है इस टाइम पर। तो वही गाइस आपको कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर अपनी फिजिक में लाना होगा। और आई थिंक हंटर ब्राडा लास्ट ईयर जब टेम्पा प्रो में आए थे ना, वो एक एक्स फैक्टर ये कैरी कर रहे थे, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग, इनका शेप उस टाइम पर बहुत ही अमेजिंग था। आई थिंक इनका बेस्ट पैकेज हमने देखा लास्ट ईयर के टेम्पा प्रो में। उसके बाद देखो टेक्सास प्रो में, आप जानते हो एंड्रू जैक से ये भिड़े थे और इतनी आसानी से नहीं हारे थे। मतलब आई थिंक 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस था, नहीं तो ये एंड्रू को भी बीट कर देते। और अगर ये एंड्रू को बीट कर देते, इसका मतलब क्या था गाइस? इसका मतलब था क्लियरली 4th या 5th प्लेस आपके मिस्टर ओलंपिया में आ जाना, बिकॉज वहीं पर एंड्रू जैक प्लेस हुए हैं। कितनी प्लेसिंग अप हो जाती, तो ये इनके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी जाती है और इनको यही करना है गाइस। यही एक्स फैक्टर इनको इस बार मिस्टर ओलंपिया पे लेकर आना है। इस बार तो इनके पास साइज भी है मैन, मतलब टेम्पा प्रो की कंडीशनिंग, टेम्पा प्रो का शेप और जबरदस्त साइज के साथ 300 पाउंड इस वक्त वे कर रहे हैं। जबरदस्त साइज के साथ जब आप स्टेज पर होंगे मैन, तो डेफिनेटली यू कैन बी अ फायर। आप किसी को भी टफ कंपटीशन दे सकते हो, और डेफिनेटली इसलिए दे सकते हो क्योंकि आप लास्ट ईयर एंड्रू जैक जैसे एस्थेटिक्स को बहुत ही स्ट्रांग वे में एक तगड़ी बैटल दे रहे थे। तो वही चीज़ आप दोबारा रिपीट कर सकते हो विद ग्रेट मसल मास। तो वही है गाइज, मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना ज़्यादा साइज ऐड करा है, इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं, तो मैन अपनी कंडीशन पे भी ध्यान दो, अपने मिड सेक्शन पे भी ध्यान दो। अब ज़्यादा और मसल मास के पीछे मत भागो, कभी अपनी वेस्ट को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दो, बल्कि भाई इसको रिफाइन करो, बहुत ज़बरदस्त पीक हिट करने की तैयारी करो, कंडीशन पे वर्क करो, डिटेल पे वर्क करो, और ऐसा एक पैकेज लेकर आओ जो बिल्कुल ही अनडिनाइबल हो, जिसको जजेस डिनाई कर ही नहीं पाए। फिर चाहे आपके सामने एंड्रू जैक हो, सैमसन डॉडा हो या फिर निक वॉकर, सबको पता लग जाए कि हंटर का बेस्ट पैकेज आज स्टेज पर आया हो। और हंटर का बेस्ट पैकेज जो है वो मैन किसी को भी बीट कर देने के लिए इनफ है। एनीवेज गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और नेक्स्ट अपडेट है टोनी बर्टन की। अब देखो निक वॉकर जिस तरह से स्टेज पर दिखेगा गाइस गेस्ट पोजिंग में, अब कोई भी रीजन रहा हो, हमने उसके बारे में बात करी, लेकिन कोई भी रीजन रहा हो, उनके इस तरह से दिखने की बात और इस तरह से ट्रोल होने के बाद एक टोनी बर्टन हो गए, बीफ स्टू हो गए, इन सब लोगों को ना एक थोड़ी सी होप जाग गई होगी कि मैन हो सकता है हम निक वॉकर को बीट कर दें, हो सकता है हम ये टाइटल जीत जाएं, हो सकता है $30,000 का चेक हमें मिल जाए और हम क्वालिफाई कर जाएं मिस्टर ओलंपिया के लिए, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है मैन, बट ऐसा कुछ होने तो वाला है नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं टोनी बर्टन की अपडेट की बात करूं तो डेफिनेटली ही इज लुकिंग थिकर मैन, बहुत ही डेंस होते जा रहे हैं। इनकी बैक तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रही है, और जिस तरह से अपनी बैक की अपडेट्स बार बार फ्रंट से ज़्यादा अपनी बैक की अपडेट्स डाल रहे हैं ना, तो मैन पता लग रहा है कि इनको पता लग चुका है कि मेरी बैक अब उस लेवल पर पहुंच रही है। वही है, साइज़ की इनके पास थोड़ी सी कमी है, बट उसके अलावा गाइस बैक अलग ही लेवल की जा रही है, अलग ही लेवल की वैस्कुलैरिटी कैरी कर रहे हैं, मसल डेंसिटी ये कैरी कर रहे हैं। बट इसके बाद भी गाइस मार्टिन, बीफ स्टू, क्विंटन बीसवुड, इन सब की नज़र पता है किस पे होंगी? इन सब की नज़रें होंगी टोनी बर्टन पर। क्यों? क्योंकि मैन टोनी बर्टन लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया में 8th प्लेस पर आए थे, और इसके हिसाब से अगर टोनी बर्टन को किसी ने भी इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग बीट कर दिया, तो इसका मतलब पता है क्या है? चाहे वो क्वालिफाई ना हो, चाहे वो निक वॉकर से हार जाए, बट 8th प्लेसर को हरा देने का मतलब है टॉप 10 में एक शॉर्ट अपनी प्लेस बना लेना। यस गाइस, आप टोनी बर्टन को हरा दो और टॉप 10 की प्लेसिंग आपकी पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसी लेवल पर पहुंच जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि यस मैन, मैं ये कर सकता हूँ, दिस इज डूएबल। अब देखो निक को ये लोग बीट करने से रहे, हाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई चांस हो सकता है किसी का बन जाए, बट इट इज 99% इम्पॉसिबल एट न्यूयॉर्क प्रो। क्लोज टारगेट यहाँ पर है 2nd प्लेस, और 2nd प्लेस के लिए टोनी बर्टन को बीट कर दो, अपनी प्लेसिंग बना लो टॉप 10 में, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी मोटिवेशन, हर चीज़ को पहुँचा दो बिल्कुल आसमान पर। तो देखते हैं मैन, बट टोनियो इस चीज़ को इजी नहीं होने देंगे, बिकॉज जिस तरह के एस्थेटिक्स वो कैरी कर रहे हैं, जिस तरह के मोटिवेटेड वो लग रहे हैं, वो तो भाई पूरी तरह से तैयारी ये भी कर रहे हैं कि निक वॉकर को टक्कर देने की, वो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट्स करके दिखा रहे हैं, और ये बिल्कुल पीक हिट करके आएंगे, बिकॉज इनका आई थिंक ये 3rd शो है या 2nd शो है, अब मुझे ध्यान नहीं इस बारे में, आई थिंक 2nd शो ही है। लेकिन हाँ, इनके पास अपॉर्चुनिटी क्वालिफाई करने की बहुत ही कम बचती है, और अगर यहाँ पर 2nd भी प्लेस नहीं हो पाए ना, तो फिर समझ जाओ कि नेक्स्ट शो भी इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो 2nd प्लेस हो गए तो फिर कोई ईजी शो होगा, इन्होंने पकड़ लिया जहाँ पर इतना डेंजरस लाइनअप ना हो, तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं तो मैन इनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। बाकी मार्टिन, मुझे लग रहा है इनको बहुत ही तगड़ी बैटल देने वाले हो 2nd प्लेस पर, मुझे लग रहा है मार्टिन प्लेस होंगे, मार्टिन फिट्जवाटर। बाकी आप बताओ कमेंट्स में आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या समझते हो 2nd प्लेस पर यहाँ पर कौन प्लेस होगा, या फिर टोनी बर्टन किसी को भी अपनी जगह नहीं लेने देंगे। बाकी आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, किसकी अपडेट्स आपको पसंद आई, किसकी अपडेट्स मैं और कवर करूँ, और इंस्टाग्राम पर ऐसी अपडेट्स जो मैं कवर ना कर पाऊँ या फिर आप चाहते हो मैं कवर करूँ, ज़रूर मेरे साथ शेयर करा करो। थैंक यू, बाय बाय।